अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। और अगर हम जेके बोर्ड की बात करेंगे, इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के बेटा टोटल में 7 मार्क्स हैं। यानी इसमें हम वो वाले क्वेश्चन बेटा डिस्कस करेंगे जिनके आने के चांसेस है, लेकिन कहां पर बेटा? जेके बोर्ड में। तो अगर आपको बेटा ये जो लेक्चर हमारा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बेटा आपको ये आपके सामने बेटा क्यूआर कोड देके है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बेटा इसको स्कैन कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल बेटा में जाओगे तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास है डिफाइन केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ध्यान देना, अगर हम बॉन्ड की बात कर लेंगे तो बॉन्ड सिंपली क्या होता है? बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में हो सकता है? यानी अगर मैं बोलूंगा ना केमिकल बॉन्ड, तो आप सिंपली बोलोगे सर केमिकल बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में हो सकता है? ध्यान देना, ये एक हाइड्रोजन एटम और ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस टाइम पे किसके बीच में है? दो एटम्स के बीच में। ये हमारे पास बेटा Na पॉजिटिव है और यहां पर बेटा हमारे पास क्या है? बी नेगेटिव। यानी हमारे पास एक कैटाइन है और हमारे पास एक एनाइन है, इनके बीच में भी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। इसी तरह से बेटा अगर हमारे पास H2O है, H2O हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल, और यहां पर भी बेटा हमारे पास H2O क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में भी क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बोला, जो हमने बोला केमिकल बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में हो सकता है? एटम्स के बीच में भी हो सकता है, आयन्स के बीच में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। और ये क्यों होता है? ताकि एक स्टेबल सिस्टम बन जाए। एटम्स के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, क्यों? ताकि सिस्टम स्टेबल बन जाए। आयन्स के बीच में भी आता है ताकि सिस्टम स्टेबल हो जाए। मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आता है ताकि सिस्टम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। यानी जो केमिकल बॉन्ड होता है, तो हम सिंपली बोलेंगे इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज। तो हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज, बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज, बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज। अब वो केमिकल स्पीशीज क्या हो सकते हैं बेटा? वो केमिकल स्पीशीज बेटा एटम्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं, टू फॉर्म ए मोर स्टेबल सिस्टम, टू फॉर्म ए मोर स्टेबल सिस्टम, ताकि सिस्टम बेटा ज्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक है, वी कॉल्ड दैट एज ए केमिकल बॉन्ड। अगर हम केमिकल बॉन्ड को फर्दर देखेंगे, ये जो केमिकल बॉन्ड होता है वी डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज। दो तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और दूसरा जो होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज ए वीक बॉन्ड्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में क्या क्या आता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में बेटा तीन तरीके के बॉन्ड्स आते हैं। नंबर फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, नंबर सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर थर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए मेटालिक बॉन्ड। ये तीन हमारे पास होते हैं कौन से बॉन्ड्स? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और वीक बॉन्ड्स में कौन सा आता है? वीक बॉन्ड्स में आता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज, नंबर सेकंड जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये हमारे पास बेटा चाहे आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो,
कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड नंबर थर्ड जो हमारे पास है मेटालिक बॉन्ड। ये तीनों आते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में, और वीक बॉन्ड्स में बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है और वैन डर वाल्स फोर्सेस आते हैं। ठीक है, शाबाश। तो अगर हम देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हमने यहां पर डिवाइड किया केमिकल बॉन्ड को बेटा दो टाइप्स में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स में। बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि हम वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनको बेटा आपको जेके बोर्ड में आने के चांसेस है, वही वाले बेटा, यानी हम केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे फ्रॉम जेके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बेटा, अब जो दूसरा हमारे पास है, व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। एक्सप्लेन कर लो बेटा एक एग्जांपल के साथ, ध्यान देना। मान के चलेंगे बेटा हमारे पास, ध्यान देना, तो यहां पर बेटा हमने लिखा सोडियम और यहां से बेटा हमने लिखा क्लोरीन। अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो आप बोलोगे सर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होते हैं 281, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमारे पास है, तो आप बोलोगे सर 287, यानी 17 एटॉमिक नंबर है। तो अगर ये सोडियम चाहेगा मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, रहने चाहिए, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, क्लोरीन। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 28, और आपको यहां पर जो मिलेगा वो होगा Na पॉजिटिव। यानी Na पॉजिटिव का मतलब हुआ आपके पास सोडियम है, मगर सोडियम इलेक्ट्रॉन के बगैर होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बगैर। और इसी तरीके से बेटा जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव, ये मिलेगा, ध्यान देना। यानी हमारे पास कैटाइन है और हमारे पास एक एनाइन है। अगर कैटाइन है और साथ में एनाइन है, इस कैटाइन और एनाइन के बीच में बेटा यहां पर जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किस किस के बीच में, कैटाइन और एनाइन के बीच में। और ये किसकी वजह से बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यानी हम बोलेंगे वो वाला बॉन्ड जो बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, उसी बॉन्ड को हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड formed by transfer of electrons, formed by transfer of electrons from one atom to another atom, from one atom to another atom, from one atom to another atom। एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, किस किस के बीच में, कैटाइन और एनाइन के बीच में। यानी इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the cation and anion, between cation and anion। between cation and anion, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में, कैटाइन और एनाइन के बीच में। ध्यान दें बेटा, अगर चूंकि Na पॉजिटिव यहां पर है, चाहे क्लोरीन यहां से आ जाएगा फिर भी यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, चाहे क्लोरीन यहां से आ जाए, चाहे क्लोरीन फ्रंट से आ जाए, चाहे क्लोरीन बैक से आ जाए। यानी जब ये Cl नेगेटिव इस कैटाइन के अराउंड आ जाएगा ना, तो चाहिए किसी भी डायरेक्शन में आ जाएगा तो वहां पर बॉन्ड बनेगा। यानी हम बोलेंगे जो आयनिक बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसका बेटा कौन सा नेचर होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर। तो ये था दूसरा हमारे पास है आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और साथ में बेटा एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड।
और साथ में लिखे हैं गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आपको बेटा ये डिफाइन करना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एग्जांपल देनी है, सिंगल बॉन्ड कहां पर होता है, डबल बॉन्ड कहां पर होता है और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर होता है। ठीक है, ध्यान देना। मान लो बेटा ये एटम ए हमारे पास है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा एटम हमारे पास है एटम बी, इसके पास भी बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम देख लेंगे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है कि मैं पेयर अप हो जाऊं, क्योंकि ए के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ए क्या चाहेगा कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पेयर अप होना चाहिए। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बेटा मार्केट में डालेगा, और ये भी चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चाहिए, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को बेटा मार्केट में डालेगा, यानी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराएगा। और आपको जो स्पीशीज मिलेगी वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगी, ए बी। और ए बी होने का मतलब हुआ बेटा यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके के बेटा स्पीशीज वहां पर मिलेगी। और ये जो मिला आपको बेटा, वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एज कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब मुझे बोलेगा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा ए के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा ए के भी हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा बी के भी हैं। यानी वो वाला बॉन्ड जिसमें दोनों एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ए भी कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन और बी भी कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। यानी अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के भी है और बी के भी है, यानी हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, a bond in which both atoms contributes electrons, in which both atoms contributes electrons, in which both atoms contributes electrons, and then mutual sharing takes place, and then म्यूचुअल शेयरिंग टेक्स प्लेस। अच्छा, यहां पर क्यों बॉन्ड बना, बॉन्ड इसीलिए बना ताकि बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, पेयर अप होनी चाहिए। यानी अगर हम देखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज द पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी नेसेसरी कंडीशन for the formation of necessary condition for the formation of covalent bond is the pairing of unpaired electrons, is the pairing of unpaired electrons, is the pairing of unpaired electrons। ठीक है, शाबाश। अब उसके बाद क्या पूछा गया, उसके बाद ये पूछा गया गिव वन एग्जांपल ऑफ, आपको बेटा एग्जांपल देनी है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना, एग्जांपल देनी है सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की। ध्यान देना, अगर हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, वहां पर बेटा H के बीच में बॉन्ड होता है, और अगर हम बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेंगे तो ये बॉन्ड इस तरीके से कुछ होता है, एंड वी कॉल्ड। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से बेटा हमारे पास ओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, अगर मैं यहां पर बोल देता हूं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बेटा यहां पर है, डबल बॉन्ड। और इसी तरह से बेटा हमारे पास है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। यानी बस यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, और यहां पर बेटा कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है,
तो हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एग्जांपल ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हमने बोल दी। चलिए यहां पर बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। आपको बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफाइन करना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन इसको करना है विथ एन एग्जांपल। ध्यान देना बेटा, सपोज बेटा हमारे पास एक स्पीशीज है ए, इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर बेटा हमारे पास और एक स्पीशीज है बी, इसके पास कुछ भी नहीं है। यानी जो ए है, ए के पास फिल्ड ऑर्बिटल है, फिल्ड ऑर्बिटल, और जो बी है, बी के पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहां पर भी बेटा बॉन्ड बन सकता है, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, मगर इस टाइम पे दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में हमने बोला था ए भी कंट्रीब्यूट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, बी भी कंट्रीब्यूट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, मगर यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर उसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग होती, यानी आपको जो बॉन्ड मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ए और यहां पर क्या है, बी। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, तो आप बोलोगे सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए के भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के भी है। ठीक है, या हम बेटा इसको इस तरह से कुछ दिखाते हैं, और ए दिस, और ये नोटेशन होती है बेटा किस बॉन्ड के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। यानी अगर मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो वाला बॉन्ड जिसमें एक ही एटम कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एक ही एटम कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग होती, यानी उसके बाद वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के होते। यानी अगर हम बात कर लेंगे बेटा यहां पर a bond in which only one atom contributes electrons, one atom contributes electrons, and then mutual sharing takes place, and then mutual sharing takes place, फिर उसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसमें एक ही एटम कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन और उसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग होती है। वी कॉल दैट टाइप ऑफ बॉन्ड एज कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे भी दिखाएंगे कि ए ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दी, बी को, यानी ए के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई। यानी इस बॉन्ड को हम बेटा इस तरीके से भी दिखाते हैं, ए बी। तो आप बोलोगे सर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड की है, मगर यहां पर बेटा हम दिखाते हैं माइनस और यहां पर हम दिखाते हैं प्लस। यानी डोनर कौन है, ए, एक्सेप्टर कौन है, बी। तो ये जो बॉन्ड हमारे पास, यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, मगर चार्ज लेके, यानी जिसको हम नाम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक्सेप्टर को बेटा हम देते हैं माइनस और डोनर को देते हैं प्लस, और साथ में क्या लिखे, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। ध्यान देना, एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे, एग्जाम्पल हम देख लेंगे बेटा यहां पर NH3 एंड H पॉजिटिव, H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान दें बेटा, यहां पर बेटा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 3 हाइड्रोजन, यहां पर बेटा नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होती है, और यहां पर बेटा हमारे पास H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव के पास बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी हम बोलेंगे ये हमारे पास वही है फिल्ड ऑर्बिटल, यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है।
क्योंकि जो फ्लूइड ऑर्बिटल हमारे पास होता है, जिसके पास फ्लूइड ऑर्बिटल होता है, इसको हम बोलेंगे बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। और जो वैकेंट ऑर्बिटल जिसके पास होता है, इसको हम नाम बोलेंगे बेटा ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच और हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। चलिए बेटा, H पॉजिटिव जो हमारे पास है, H पॉजिटिव हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पर भी बेटा बॉन्ड बन सकता है, किस किस के बीच में बन सकता है, नाइट्रोजन और H पॉजिटिव के बीच में। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन कंट्रीब्यूट करेगा, नाइट्रोजन ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर बेटा हाइड्रोजन, और यहां पर बेटा और एक बॉन्ड बना, यहां पर हम लिखेंगे H पॉजिटिव के बीच में। मगर मैंने बेटा इससे पहले बोला कि हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी। यानी इसको बेटा हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये नाइट्रोजन हमारे पास, ये हाइड्रोजन हमारे पास, ये हाइड्रोजन हमारे पास, ये हाइड्रोजन हमारे पास, और यहां पर बेटा हम दिखा सकते हैं बेटा इस बॉन्ड को इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर बेटा H के पास क्या है, पॉजिटिव पहले, लेकिन जब हमने इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया तो यहां पर बेटा माइनस, और यहां पर बेटा क्या दिखाया, प्लस। यही कुछ कर देंगे ना, तो यहां पर बेटा प्लस एंड माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके की स्पीशीज आपको मिलेगी। तो यानी फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इज एक्चुअली द, वहां पर बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है किस किस के बीच में, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, और साथ में बेटा एक्सप्लेन करना था विथ एन एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है बेटा, गिव इट इज वन लिमिटेशन। ध्यान देना, ऑक्टेट रूल हमारे पास यह है कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से, मैं बोल रहा हूं ऑक्टेट रूल के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हर कोई एटम दुनिया में चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसी को हम नाम बोलते हैं ऑक्टेट रूल या लेविस ऑक्टेट रूल। यानी ऑक्टेट रूल क्या है, एवरी एटम has a tendency to have 8 electrons in its outermost shell, to have 8 electrons in its outermost shell, 8 electrons in its outermost shell. This is called octet rule. इसी को हम नाम बोलते हैं बेटा ऑक्टेट रूल। अब कहां तक ये वैलिड है, कहां तक वैलिड नहीं है, वो दूसरी बात है बेटा। गिव इट इज वन लिमिटेशन। अगर मैं बोलूंगा बेटा इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन जो हमारे पास है, लिमिटेशन इसकी है, जिन स्पीशीज को हम नाम बोलते हैं बेटा हाइपरवैलेंट स्पीशीज, हाइपरवैलेंट स्पीशीज, या जिनको हम नाम बोलते हैं बेटा हाइपरवैलेंट स्पीशीज या और एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट होने का मतलब हुआ बेटा जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइपरवैलेंट स्पीशीज और एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एग्जांपल बेटा हमारे पास कौन सा है, एग्जांपल हमारे पास है बेटा SF6, एग्जांपल बेटा हमारे पास कौन सा है IF5 एटसेट्रा। दूसरा जो हमारे पास है नंबर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोवैलेंट स्पीशीज, हाइपोवैलेंट स्पीशीज। दूसरी लिमिटेशन भी लिखेंगे हाइपोवैलेंट स्पीशीज। हाइपोवैलेंट स्पीशीज का मतलब क्या है, जिनके पास, जिन स्पीशीज के पास होता है इनकंप्लीट ऑक्टेट। और एग्जांपल बेटा हमारे पास अगर हम देखेंगे, एग्जांपल बेटा हमारे पास BeCl2, एग्जांपल बेटा हमारे पास BF3 एटसेट्रा। क्योंकि ये स्पीशीज क्या चाहते हैं, ध्यान दे बेटा,
ऑक्टेट रूल के हिसाब से जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, 8 से ज्यादा या 8 से कम वो अनस्टेबल होनी चाहिए। लेकिन ये वाली स्पीशीज जो आपके सामने बोर्ड पे लिख के है ना, ये सारी स्पीशीज बेटा चाहे हाइपरवैलेंट लो या हाइपोवैलेंट लो, ये दोनों स्पीशीज क्या होते हैं? स्टेबल। तो ये क्यों स्टेबल है? ऑक्टेट रूल बेटा इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का सिंपली मतलब होता है दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे। अगर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 कहलाएगा। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड 2 है, दो बॉन्ड्स है, तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। जैसे बेटा यहां पर मैं एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में इजी हो जाए। ध्यान दें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? एक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? दो। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? 3। अच्छा, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे बेटा? उसी को हम नाम बोलते हैं क्या? बॉन्ड ऑर्डर। यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट between two atoms in a molecule। ठीक है, जैसे बेटा अगर ए और ए के बीच में बेटा इस तरह से बॉन्ड है, वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एज कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना? 1। अगर ए और ए के बीच में बेटा इस तरह से कुछ बॉन्ड आया तो कितने बॉन्ड्स आए? ए और ए के बीच में कितने बॉन्ड्स आए? 2। तो अगर मैं बोलूंगा ए और ए के बीच में बेटा कितने बॉन्ड्स आ गए? यहां पर 3। तो अगर इस तरीके का कुछ होगा तो हम बोलेंगे बेटा यहां पर बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1। और अगर ए डबल बॉन्ड ए होगा बेटा, वी कॉल्ड कि यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 2। और अगर ए ट्रिपल बॉन्ड ए होगा, वी कॉल्ड कि यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू 3। यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 भी हो सकता है और बॉन्ड ऑर्डर 3 भी हो सकता है। चलिए अगर हम बात कर लेंगे बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपको बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बेटा इन मॉलिक्यूल्स का बनाना है। CO2 का बनाना है, H2O का बनाना है, NH3 का और O3 ओजोन का। ठीक है, और इसमें भी बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है जेके बोर्ड के रिलेटेड वो है बेटा O3 मॉलिक्यूल। पहले हम देखेंगे जब हम बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हम कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, पुट डॉट्स ऑन द बॉन्ड्स। हम बॉन्ड्स के ऊपर क्या डाल देते? डॉट्स। यानी जहां पर भी आपको बॉन्ड नजर आएगा तो उस बॉन्ड के ऊपर बेटा डॉट डाल देना। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 डॉट्स। नंबर सेकंड पॉइंट, जो हाइड्रोजन होता है एंड फ्लोरीन होता है ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन, ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड फॉर्म सिंगल बॉन्ड, एंड फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये बना देते हैं बेटा कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। नंबर थर्ड, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमारे पास होता है फॉर्म्स डबल बॉन्ड। जो ऑक्सीजन होता है बेटा ये कौन सा बॉन्ड बना देता है? डबल बॉन्ड। नंबर फोर्थ, सेंट्रल एटम इज जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है? वो होता है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नंबर सेकंड, एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सेंट्रल एटम क्या होता है बेटा? एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एंड नंबर थर्ड बेटा हमारे पास है लेसर इन नंबर। ये हमारे पास कुछ रूल्स बेटा आपको फॉलो करने हैं ताकि आप बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे इन सारे मॉलिक्यूल्स का। तो पहला मॉलिक्यूल जो हम स्टार्ट करेंगे तो यही हम रूल फॉलो करेंगे। पहला जो हमारे पास है नंबर फर्स्ट दैट इज CO2। ध्यान देना CO2। अगर हम CO2 की बात करेंगे सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन, क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। सराउंडिंग एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। यहां पर भी कौन सा है? ऑक्सीजन। चलिए जरा मुझे बोलेगा ऑक्सीजन है टर्म ऑफ पुश फॉर्म्स डबल बॉन्ड, ये भी बनाएगा बेटा कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। उसके बाद हमने क्या बोला है? पुट डॉट्स ऑन द बॉन्ड्स। आपको बेटा बॉन्ड्स के ऊपर क्या डाल देने? डॉट्स। एक बॉन्ड का मतलब हो 2 डॉट, एक बॉन्ड का मतलब हो 2 डॉट, एक बॉन्ड का मतलब हो 2 डॉट, और एक बॉन्ड का मतलब हो 2 डॉट्स। अब कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4। 1 2 3 4। बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व के? 4 के 4। तो जब इसने खुद तो थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराए 4, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहां पर बेटा आपको कितने नजर आते हैं? 2 1 2 जो ऑक्सीजन वाले, तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर भी बेटा 1 2 3 4 5 6 तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देख लेंगे यहां पर बेटा, अगर हम देख लेंगे, अगर हम बात कर लेंगे बेटा, अगर हम बेटा ऑक्सीजन को देख लेंगे तो ऑक्सीजन का कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो सेंटर पे बेटा ऑक्सीजन कार्बन है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मगर ख्याल रखिएगा बेटा, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। नंबर सेकंड स्पीशीज, नंबर सेकंड बेटा हमारे पास कौन सा है? दैट इज H2O। H2O जरा मुझे बोलिएगा, अगर हम H2O का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे, हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये ऑक्सीजन हमारे पास, यहां पर बेटा हाइड्रोजन और यहां पर बेटा हाइड्रोजन। हमने ऑलरेडी बोला हाइड्रोजन टर्म ऑफ पुश फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या बना देगा? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद बेटा पुट डॉट्स ऑन द बॉन्ड्स। यहां पर बेटा एक डॉट, एक डॉट, यहां पर बेटा एक डॉट, और यहां पर बेटा एक डॉट। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व किए? 2 ही। तो अगर मैं आपको बोलूंगा ये जो हमारे पास है हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे सर ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या कंप्लीट हुआ? डुप्लेट। इस वाले हाइड्रोजन का भी क्या कंप्लीट हुआ? डुप्लेट। और जो सेंटर पे क्या प्रेजेंट है? जो सेंटर पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो अगर आप देख लोगे बेटा इस ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है, ये H2O। नंबर थर्ड NH3। अगर हम NH3 की बात कर लेंगे तो सेंट्रल एटम बेटा कौन सा है? सेंट्रल एटम बेटा हमारे पास नाइट्रोजन है, यहां से भी बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बना देता है? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर लेंगे? पुट डॉट्स ऑन द बॉन्ड्स। अच्छा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 1 2 3, 3 ही तो यहां पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व के, बचे कितने? 2। वो 2 होंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। इस तरीके से अगर आप चेक कर लोगे बेटा, इसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नंबर फोर्थ बेटा जो हमारे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो हमारे पास है, दैट इज ओजोन, दैट इज O3। तो ओजोन में बेटा कितने ऑक्सीजन आपको नजर आते हैं? 3। तो सेंटर एटम बेटा यहां पर ऑक्सीजन बना देंगे, यहां पर भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना देगा? डबल बॉन्ड।
ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना देगा? डबल बॉन्ड। अब मुझे बोलिएगा बेटा, पुट डॉट्स ऑन द बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, वो होते हैं 6। अच्छा, जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है, इसके पास ग्रीन वाले कितने नजर आते हैं? 4। बचे कितने? 2 इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। यहां पर बचेंगे 2। चलो, जो टर्मिनल वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो लेफ्ट टर्मिनल पे है, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो आपको कितने नजर आते? 2 ही इन्वॉल्व किए बॉन्डिंग, तो बचे कितने? 4। जरा मुझे बोलेगा बेटा, इस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 6। तो ये वाले। अच्छा, जो टर्मिनल वाला है, ये वाला ऑक्सीजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो ये वाला सेंटर वाला ऑक्सीजन है, क्या इस सेंटर वाले ऑक्सीजन के पास होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट? एक्सपेंडेड ऑक्टेट, which is not possible, which is not possible। यानी इस सेंटर वाले ऑक्सीजन के पास है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और ये पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट, और ये पॉसिबल नहीं होता है बेरिलियम के लिए, बोरान के लिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनके लिए बेटा एक्सपेंडेड ऑक्टेट पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हम देख लेंगे क्या ये इसका करेक्ट लेवी-डॉट स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे सर नहीं है इसका करेक्ट लेवी-डॉट स्ट्रक्चर। फिर हम क्या कर लेंगे, जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या कर लेंगे बेटा, यहां पर ध्यान देना, तो हम सेंटर वाले ऑक्सीजन को ऐसे ही रखेंगे, यहां पर बेटा इसको डबल बॉन्ड, ये, मगर यहां पर जो डबल बॉन्ड हमारे पास है, इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से। फिर इस ऑक्सीजन के पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑक्सीजन पे ट्रांसफर किए, और इस डबल बॉन्ड को आपने किस में कन्वर्ट किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। जरा मुझे बोलिएगा बेटा, अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से नजर आएगा, जरा चेक कर लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब भी होता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड है, इस ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स, और यहां पर बेटा 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई, 4 इलेक्ट्रॉन तो हुए ऑक्टेट कंप्लीट। अगर मैं बोलूंगा बेटा ये वाला जो हमारे पास है, जरा देख के बताओ क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? यस। जरा मुझे बोलेगा बेटा क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? यस। जरा मुझे बोलेगा बेटा, अगर जो सेंटर वाला कार्बन हम ऑक्सीजन हमारे पास है, अगर सेंटर वाले ऑक्सीजन का देख लेंगे, तो इसका भी क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। और अगर हम देख लेंगे, ये इसका करेक्ट लेवी-डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये इसका करेक्ट लेवी-डॉट स्ट्रक्चर है। आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आया। ओजोन वाली एग्जांपल बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी देखे। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज डिफाइन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और साथ में यह भी पूछा गया कि इसका ऐसा यूनिट बोलिए, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट बोलिए। ध्यान देना, अगर मैं बोल देता हूं बेटा हमारे पास ए बॉन्डेड है बी के साथ, जब मैं बॉन्ड बोलूंगा ना, बॉन्ड होने का मतलब हो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहां पर बोलूंगा बेटा बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? ए से। तो अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स बी की ओर। जब ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे बी की, बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी बी को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से चलेंगे किसकी ओर? बी की ओर। तो बी पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा मुझे बोलेगा अगर ये इस तरीके से होता, ए बॉन्डेड विथ ए, क्या ये चार्ज सेपरेशन हो जाती वहां पर? तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आता? नहीं आता। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कब आता है बेटा? ये आता है बेटा जब व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या इस मॉलिक्यूल में बेटा आपको चार्ज सेपरेशन नजर आती है? यस आती है।
अब इस मॉलिक्यूल में कितनी चार्ज सेपरेशन है बेटा, उसी को हम नाम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। यानी डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है, इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ चार्ज सेपरेशन इन ए मॉलिक्यूल। इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ चार्ज separation in a molecule. It is a measure of degree of charge separation in a molecule. उसी को हम नाम बोलते हैं क्या? डाइपोल मोमेंट। ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगी तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, कम चार्ज सेपरेशन होगी तो कम डाइपोल मोमेंट होगा। और मैथमेटिकली बेटा यही डाइपोल मोमेंट हम डिनोट करते हैं बेटा, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस डी। और डाइपोल मोमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक है? इसकी डायरेक्शन बेटा होती है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी ये होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव से लेकर टुवर्ड्स नेगेटिव। और ये जो डी होता है ना, बेसिकली ये डिस्टेंस जो होती है ना, केमिस्ट्री में ये डी होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अब पूछा गया है इस डाइपोल मूवमेंट के बेटा ऐसा यूनिट क्या है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और इसका क्या है? मीटर। तो हम बोलेंगे बेटा इसका ऐसा यूनिट जो हमारे पास है, ऐसा यूनिट जो हमारे पास है, इसका ऐसा यूनिट होगा बेटा कूलम मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर भी है, डिबाई भी है, वो भी यूनिट है बेटा इसके। लेकिन आपको पूछा गया ऐसा यूनिट, तो आप बोलोगे ऐसा यूनिट जो होगा इसका वो होगा चार्ज का कूलम है और डिस्टेंस का मीटर, तो आप लिखोगे कूलम मीटर। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स बोलने हैं और इसी में हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना। अगर हम देखेंगे इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है, किस थ्योरी के बेटा पोस्टुलेट्स बोले? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसने बोला बेटा, पहला पॉइंट जो है दैट इज ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। खाली जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? बॉन्ड बनाने में। ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर सेकंड पॉइंट, अब एक कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है? ध्यान दे बेटा, इसने क्या बोला? इसने बोला कि अगर ये एटम ए है, इसके पास मान के चलो बेटा ये एक ऑर्बिटल हमारे पास है, और ऑर्बिटल होने का मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये एटम बी है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल हमारे पास है, ऑर्बिटल का मतलब हुआ इसके पास क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ध्यान देना। तो अगर हम देख लेंगे इसका बेटा स्पिन अप है और इसका स्पिन क्या है? डाउन। यानी एटम ए है, इसके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल है विद स्पिन अप। एटम बी है बेटा, इसके पास भी ऑर्बिटल है विद स्पिन डाउन। जब ये दोनों एटम्स बेटा ए और बी बेटा अप्रोच करेंगे बेटा, जब ए और बी बेटा अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने के बाद बेटा इन ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा? ओवरलैप। जब ओवरलैप होगा और उस ओवरलैप की वजह से बेटा इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा, यानी एक कोवलेंट बॉन्ड अब किस तरीके से बनता है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा आपस में अप्रोच करेंगे और उनके पास क्या स्पिन होना चाहिए? अपोजिट स्पिन। और जब वो ओवरलैप करेंगे उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। यानी हम बोलेंगे यहां पर कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है? तो आप बोलोगे सर
जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा अप्रोच करेंगे कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब वो आपस में ओवरलैप करेंगे, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी नंबर सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ए कोवेलेंट bond is formed by overlap of is formed by overlapping of half filled atomic orbitals, half filled atomic orbitals containing unpaired electrons, containing unpaired electrons, जिसमें बेटा क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, विद अपोजिट स्पिन। और ये जो रीजन हमारे पास है, इस रीजन को हम नाम बोलते बेटा ओवरलैप रीजन। इसको हम बेटा क्या नाम बोलते हैं? ओवरलैप रीजन। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप रीजन में क्या होगी? ज्यादा, उतना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप रीजन में क्या होगा? कम, बॉन्ड क्या बनेगा? वीक। यानी हम बोलेंगे नंबर थर्ड पॉइंट, greater the electron density in the overlap region, greater the electron density, greater the electron density in overlap region, in overlap region, stronger will be the bond formed, उतना बॉन्ड ज्यादा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। यानी stronger will be the bond formed, will be the bond formed। यानी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप रीजन में क्या होगी? ज्यादा, बॉन्ड उतना ज्यादा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। नंबर फोर्थ, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ए पार्ट बेटा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? ध्यान देना, अगर बेटा ये हमारे पास कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ध्यान देना, अगर ये हमारे पास कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ऑर्बिटल्स बेटा कुछ इस तरह से ओवरलैप किया, ये ओवरलैप रीजन आ गया। अब ओवरलैप रीजन किस एक्सिस पे आ गया? मान लो बेटा ये हमारे पास थी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैप रीजन किस पे है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। देन वी कॉल दैट टाइप ऑफ बॉन्ड एज कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। यानी सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है? जब ओवरलैप रीजन होगा किस पे? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। यानी यहां हम बोलेंगे फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ atomic orbitals, atomic orbitals along the internuclear axis, along the internuclear axis, formed by overlap of atomic orbitals along the internuclear axis। तो ये बनता है overlap of atomic orbitals along the internuclear axis। दूसरा हमारे पास है पाई बॉन्ड। फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और दूसरा हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? ध्यान देना, ये हमारे पास है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर ओवरलैप कुछ इस तरह से हुआ, अगर ओवरलैप कुछ इस तरह से हुआ
वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एज, इस बॉन्ड को हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यानी जो पाई बॉन्ड हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड बाई, अगर बेटा इस तरह से बेटा हमारे पास बॉन्ड है, ये ध्यान देना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में बेटा ये हमारे पास बॉन्ड है। अगर इस तरह से बॉन्ड कुछ बना, यानी साइडवाइज ओवरलैप हुआ, लेटरल ओवरलैप हुआ, तो उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। यानी लिख लेना बेटा, फॉर्म्ड बाय साइडवेज और लेटरल ओवरलैप, साइडवेज और लेटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स perpendicular to the internuclear axis, perpendicular to internuclear axis, perpendicular to internuclear axis. It is formed by sideways or lateral overlap of atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis. बात समझ में आ रही? शाबाश। तो ये था बेटा हमारे पास है टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ कॉलम बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आपको बेटा कभी डायरेक्टली एग्जाम में आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन ए सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो अब ये दो डिफरेंस बेटा लिख लेना, सिग्मा बॉन्ड को इस तरीके से डिफाइन कर लेना और पाई बॉन्ड को इस तरीके से डिफाइन कर लेना। तो ये मेन पोस्टुलेट्स बेटा हमारे पास थे किसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। एक पॉइंट बेटा नोट करके लिख लेना बेटा, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। Sigma bond is always stronger than pi bond. सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है किससे, पाई बॉन्ड से। चलिए बेटा अगर ए और ए के बीच में बेटा बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, तो अगर ये एक बॉन्ड हमारे पास है हम इसको क्या लाएंगे बेटा, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे बोलेगा बेटा अगर ए और ए के बीच में बेटा इस तरीके से कुछ बॉन्ड है, तो वी कॉल्ड इट एज सिग्मा बॉन्ड एंड वी कॉल्ड इट एज पाई बॉन्ड। अगर यहां पर बेटा ए और ए के बीच में बेटा बॉन्ड है, वी कॉल्ड दिस बॉन्ड एज सिग्मा बॉन्ड, वी कॉल्ड दिस बॉन्ड एज पाई बॉन्ड, वी कॉल्ड दिस बॉन्ड एज पाई बॉन्ड। यानी अगर एक ही बॉन्ड होगा वो होता है सिग्मा बॉन्ड। अगर दो बॉन्ड्स होंगे, एक होगा बेटा सिग्मा, एक होगा पाई। अगर तीन बॉन्ड्स होंगे, एक होगा सिग्मा और दो होंगे पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। आपको बेटा हाइब्रिडाइजेशन बोलनी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना है कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पहले हम बेटा डिफाइन करेंगे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, intermixing of pure atomic orbitals on central atom, intermixing of pure atomic orbitals on central atom which differs slightly in their energy to form new orbitals called as hybrid orbitals। यानी अगर हम देख लेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी मिक्सिंग होती है, किन की मिक्सिंग होती है,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑन सेंट्रल एटम, यानी वो किन ऑर्बिटल्स की बेटा मिक्सिंग होती है जो सेंट्रल एटम पे होंगे बेटा, विच डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो इंटरमिक्सिंग होती है बेटा ऑर्बिटल्स की, इसी इंटरमिक्सिंग को हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन। वी कॉल्ड इट एज हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं विद एग्जांपल। चलिए, तो पहले अगर हम देख लेंगे बेटा, पहले हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन, पहला पॉइंट बेटा, इट इन्वॉल्व्स mixing of 1s and 1p orbital. It involves mixing of 1s and 1p orbital, यानी इसमें मिक्स होते हैं एक s ऑर्बिटल एंड और एक p ऑर्बिटल बेटा मिक्स होते हैं। तो कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए? दो। जब दो ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे तो हम बोलेंगे 2 sp hybrid orbitals are formed. 2 sp hybrid orbitals are formed. दो sp hybrid orbitals बनेंगे। अच्छा, अगर दो ऑर्बिटल्स बनेंगे सेंट्रल एटम पे बेटा, दो sp hybrid orbitals बनेंगे और वो जो दोनों ऑर्बिटल्स होंगे ना, उनका अरेंजमेंट क्या होगा? लीनियर। The two hybrid orbitals are arranged in linear manner. जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, वो अरेंज होते हैं किस मैनर में? लीनियर मैनर में। एग्जांपल बेटा अगर हम देख लेंगे, एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल बेटा अगर हम देख लेंगे, एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, यानी अगर हम फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 की बात करेंगे, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम। तो अगर हम देखेंगे बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आती है? 1s2 2s2, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2p0। और साथ में कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन का बेटा हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ध्यान देना बेटा। तो अगर हम देख लेंगे बेटा, यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड? सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम बेटा है कौन? बेरिलियम। तो ये हमारे पास कौन सा एटम है? सेंट्रल एटम, यानी आप बोलोगे सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम। तो अगर सेंट्रल एटम बेरिलियम है तो कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में? ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, दैट इज 2s एंड 2p। यहां पर बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, लेकिन यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। 3s में बेटा ध्यान देना, ये 3s का एक डब्बा होता है और 3p में बेटा कितने डब्बे होते हैं? 3। 3s2 यानी 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और 3p में 5 1 2 3 4 5, और यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर 3p में बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 3p चाहेगा मुझे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर बेटा कौन सा है? बेरिलियम। बेरिलियम के पास है 2s2 2p0, और क्लोरीन के पास क्या है? 3s2 3p5 और 3s2 3p5, और इसके पास क्लोरीन में अगर हम देख लेंगे ये 3p वाला ऑर्बिटल, यानी 3p वाला ऑर्बिटल चाहेगा बॉन्ड बनाना। लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी किस पे? बेरिलियम पे होगी। चलिए, तो अगर हम बेरिलियम की बात कर लेंगे तो बेरिलियम में अगर हम देख लेंगे बेटा, बेरिलियम में बेटा हमारे पास 2s2 2p0, यानी 2s में बेटा एक डब्बा होता है और 2p में बेटा इस तरीके से। तो यहां से हमने बेटा ऑलरेडी बोला कि जो प्राइमरी कंडीशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड इज द पेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए।
यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वी कॉल्ड दिस एज, तो एक इलेक्ट्रॉन एस में से प्रमोट हो जाएगा किसमें, पी में, तो वी कॉल्ड दिस स्टेट एज ग्राउंड स्टेट, और ये चला जाएगा किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में 2s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक, और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक। अब यहां से बेटा अगर आप देखोगे बेरिलियम कितने बॉन्ड्स बनाना चाहेगा, तो ये हमारे पास है कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। यानी यहां से बेटा आपको लगता है कि हां बेरिलियम कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड्स। तो यहां पर बेटा अगर हम देख लेंगे बेटा, ये हमारे पास है 2s, और यहां पर बेटा हमारे पास क्या है, 2p, 2s और 2p। अच्छा मुझे बोलेगा अगर यहां पर बेटा हमारे पास है 2s और साथ में क्या है, 2p, जरा मुझे बोलेगा बेटा 2s और 2p, यहां से अगर हम देख लेंगे एक s का और एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, यानी इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो यहां से बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो होगी दैट इज कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेरिलियम पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो आप बोलोगे सर जो बेरिलियम हमारे पास है, इस बेरिलियम पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा बेटा ये वाला, ये भी बेटा हमारे पास है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा, ये भी हमारे पास कौन सा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और फर्दर 2p ऐसे ही बचेंगे, वो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे किस पे, बेरिलियम पे। ये सेंट्रल एटम है, और सराउंडिंग एटम कौन सा है, ध्यान देना, क्लोरीन। क्लोरीन का बेटा कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, p ऑर्बिटल। तो अगर हम देख लेंगे दूसरा बेटा सराउंडिंग एटम आ जाएगा कौन सा, क्लोरीन। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, p ऑर्बिटल। तो अगर हम ये बोल देंगे बेटा यहां पर बेटा हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, p ऑर्बिटल, और यहां से भी बेटा कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा क्लोरीन का, p ऑर्बिटल। ये क्लोरीन है, ये भी बेटा क्या है, क्लोरीन। और आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा बेटा वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा, ये बेरिलियम, यहां पर बेटा क्लोरीन, और यहां पर बेटा क्या, क्लोरीन, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल हमारे पास है वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरी हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है बेटा इसमें एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल बेटा मिक्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। एक s का ऑर्बिटल होता है और 2 p के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, 3। तो हम बोलेंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। और अगर उन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट देखेंगे ना, वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। उनका अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अरेंजमेंट क्या होगा बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, उनका अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अरेंजमेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बोल देता हूं एग्जांपल बेटा हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ BF3, फॉर्मेशन ऑफ BF3 या फॉर्मेशन ऑफ BCl3 ही बेटा बोल देंगे, फॉर्मेशन ऑफ BCl3। ऑलरेडी बेटा मैंने बोला आपको कि क्लोरीन का बेटा 3p ऑर्बिटल बेटा पार्टिसिपेट करेगा किसमें, बॉन्ड बनाने में, मगर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो किस पे होगी, सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरान। तो बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 2p1।
तो इसका मतलब हुआ बेटा क्या 1s2 वाला पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में? नहीं, तो पार्टिसिपेट कौन करेंगे? 2s और 2p। तो अगर हम बोरान की बात कर लेंगे तो बोरान में बेटा हमारे पास ध्यान देना 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। यहां से क्या लगता है? यहां से लगता है कि बोरान एक ही बॉन्ड बनाना चाहेगा, मगर बोरान के पास कितने बॉन्ड्स है? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन s में से प्रमोट हो जाएगा किसमें? p में। ये कौन सी स्टेट कहलाएगा? ग्राउंड स्टेट। तो हमें 2s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1। फिर उसके बाद 2p में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट कहलाएगी? व्हाट वी कॉल एज एन एक्साइटेड स्टेट। ये कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट और ये हमारे पास कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट और ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। अगर ये एक्साइटेड स्टेट है तो कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए? s के ऑर्बिटल मिक्स हुए किसके साथ? p के साथ। जब s के और ध्यान दे बेटा, तो यहां से 2s और यहां पर बेटा 2p में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास है। तो यहां से अगर आप देख लोगे बोरान चाहेगा, ये बोरान की हम बात कर रहे हैं, तो यहां से बेटा बोरान कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 3। तो यहां पर बेटा हमने लिखा 2s के बेटा एक इलेक्ट्रॉन, और साथ में बेटा हमने यहां पर लिखा 2p के कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देख लेंगे मिक्स क्या क्या हो जाएगा? s के मिक्स हो जाएंगे किसके साथ? p के साथ। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3। यानी बोरान पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उन तीनों ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट क्या होगा? तो ट्राइगोनल प्लेनर। ये होगा sp2, ये भी क्या होगा? sp2, ये भी क्या होगा? sp2। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो हर किसी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जरा मुझे बोलिएगा बेटा और कौन सा एटम आ जाएगा? क्लोरीन। ये क्लोरीन का ऑर्बिटल, यहां से भी बेटा कौन सा ऑर्बिटल? क्लोरीन का। और यहां से भी बेटा क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा? p ऑर्बिटल। ये क्लोरीन का, ये क्लोरीन के ऑर्बिटल्स। तो वी कॉल दिस शेप। तो अगर हम इस शेप को हम देख लेंगे, ये बोरान हमारे पास, ये क्लोरीन हमारे पास, ये क्लोरीन हमारे पास, और यहां पर बेटा और एक क्लोरीन हमारे पास। वी कॉल द शेप एज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, शाबाश। तो ये थी बेटा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास है दैट इज व्हाट वी कॉल एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं बेटा? इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals। 1s and 3p orbitals, एक s और 3p ऑर्बिटल्स बेटा मिक्स हो जाएंगे। कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? जब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हम बोलेंगे दूसरा पॉइंट 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर हम 4 ऑर्बिटल्स की बात कर लेंगे तो उनका अरेंजमेंट क्या होगा बेटा? अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा बेटा वो होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा जो हमारे पास है, एग्जाम्पल जो हमारे पास है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ CH4। फॉर्मेशन ऑफ CH4। अच्छा मुझे बोलेगा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1
यानी इसमें s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल बेटा पार्टिसिपेट करेगा किसमें, बॉन्डिंग में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी वो किस एटम पे होगी, कार्बन पे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। तो इसका मतलब हुआ बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, 2s और 2p वाले पार्टिसिपेट करेंगे। टू एस और 2p वाले पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ध्यान देना, अगर हम बात कर लेंगे यहां पर बेटा हमारे पास है 2s और यहां पर बेटा हम बात कर लेंगे कौन सा, 2p। और यहां पर हम बात कर लेंगे बेटा क्या, 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप यहां से देखोगे, यहां से कार्बन चाहेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होगी ना कार्बन पे, यहां से कार्बन चाहेगा 2 ही बॉन्ड बना लेना, मगर दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। मगर अगर आप CH4 को देखोगे, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। जब कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन S में से प्रमोट होता है किसमें, P में। तो वी कॉल्ड दैट स्टेट एज, तो यहां पर बेटा 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये 2s और ये 2p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3। तो वी कॉल्ड दिस स्टेट एज कौन सी स्टेट, एक्सेप्टेड स्टेट। तो यहां से अगर आप देख लोगे, यहां से बेटा 2s और 2p के ऑर्बिटल्स बेटा मिक्स हो जाएंगे, कितने s, एक s, कितने p, 3। और हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी कौन सी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा कार्बन पे बनेंगे, कार्बन पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कार्बन पे बेटा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये कार्बन है, इस पे बेटा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 और 4। ये भी बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये हुआ कार्बन। अच्छा, सराउंडिंग एटम कौन आएगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आया यहां से, बॉन्ड बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, दूसरा हाइड्रोजन का, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, दूसरा हाइड्रोजन का, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, दूसरा हाइड्रोजन का। ये आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर सेंट्रल एटम है कार्बन, सेंट्रल एटम है कार्बन, तो एक बॉन्ड होगा ये, दूसरा बॉन्ड होगा ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। एक बॉन्ड होगा बेटा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी बोर्ड से बाहर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एक बॉन्ड होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक बॉन्ड हमारे पास क्या होगा बेटा, और एक बॉन्ड होगा बेटा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वो जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा वो ये वाला होगा। यहां पर भी बेटा हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहां पर भी बेटा हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल हमारे पास है वो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, एंड वी कॉल्ड दिस शेप एज, इस शेप को हम नाम बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल। चलिए बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स की बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलनी है और शेप भी बोलनी है। और याद रखिएगा बेटा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो सेंट्रल एटम पे होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेटा कॉमनली बेटा जिसका यूज है बेटा आपको, एक होता है बेटा कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम कर दो बेटा, तो उससे कोई फायदा नहीं आता। दूसरा हुआ बेटा अगर आपको लेवी डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है तो वहां से बेटा हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं बाय ए मेथड दैट इज कॉल्ड एज स्टीरिक नंबर मेथड। ध्यान दें बेटा, यहां पर मैं लिख लेता हूं बेटा स्टीरिक नंबर मेथड। स्टीरिक नंबर मेथड, स्टीरिक नंबर मेथड। अब स्टीरिक नंबर क्या होता है बेटा, स्टीरिक नंबर हमारे पास स्टीरिक नंबर मेथड हम यूज करेंगे। अब स्टीरिक नंबर क्या होता है, ध्यान दें बेटा, अगर मैं बोलूंगा स्टीरिक नंबर, स्टीरिक नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मगर ये लोन पेयर्स बेटा लोकलाइज्ड होने चाहिए।
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर बेटा स्टीरिक नंबर बेटा 2 आया, अगर स्टीरिक नंबर बेटा 2 आया, तो उस टाइम पे बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। अगर स्टीरिक नंबर बेटा 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर स्टीरिक नंबर बेटा 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अगर स्टीरिक नंबर बेटा 5 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। अगर स्टीरिक नंबर बेटा 6 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अगर स्टीरिक नंबर बेटा 7 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3। तो आप स्टीरिक नंबर निकालोगे बेटा कैसे बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ध्यान देना। तो पहला मॉलिक्यूल जो हमारे पास है दैट इज BeCl2। तो पहला मॉलिक्यूल जो हमारे पास है दैट इज BeCl2। तो सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम। तो यहां से बेटा एक क्लोरीन, यहां से बेटा दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? एक। तो यहां पर बेटा अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेंगे इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा मुझे बोलेगा बेरिलियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 2। वो 2 के 2 तो इसने पार्टिसिपेट किए बॉन्डिंग में। क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। एक तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा। यानी हमने इससे पहले भी बोला जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो सेंट्रल एटम की होती है। यानी अगर मैं आपको बोलूंगा यहां पर मुझे बोलेगा जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? बेरिलियम। तो जब बेरिलियम हमारे पास है तो इसका स्टीरिक नंबर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 2। लोन पेयर है कोई? नहीं, 0। स्टीरिक नंबर कितना आ जाएगा? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। और इसकी शेप जो होगी, शेप होगी क्या? लीनियर। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है? दूसरा मॉलिक्यूल है BF3। दूसरा मॉलिक्यूल बेटा हमारे पास कौन सा है? BF3। पहले हम बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। ये बोरान, ये फ्लोरीन, यहां से फ्लोरीन और यहां से फ्लोरीन। बोलो बेटा अगर हम बात कर लेंगे बोरान के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। 1 2 और 3। फ्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट किए? 1। बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट किए? 1। बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट किए? 1। बचे कितने? 6। यहां पर भी बेटा 6 बचे। चलिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी वो किसकी होगी? हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी वो होगी किसकी? बोरान की। तो इसका स्टीरिक नंबर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 3। लोन पेयर 0। स्टीरिक नंबर 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। अच्छा जब यहां पर बेटा बोरान की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp2। स्टीरिक नंबर होने का मतलब हुआ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, शेप होते हैं लीनियर, अरेंजमेंट होता है लीनियर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लेनर, यानी यहां पर बोरान होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन और यहां पर भी फ्लोरीन। और इसकी जो शेप होगी, शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। जब शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, जरा मुझे बोलिएगा बेटा, अगर मैं बोलूंगा बेटा इसका, जरा मुझे बोलिएगा इसका यहां पर बॉन्ड एंगल जो हमारे पास है, बॉन्ड एंगल होता है कितना? 120 डिग्री। तीसरा कौन सा है? CH4। नंबर थर्ड बेटा हमारे पास कौन सा है? CH4। CH4 पहले अगर हम चेक कर लेंगे बेटा, कार्बन, यहां से बेटा हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना देगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा। उसके बाद बेटा पुट डॉट्स ऑन द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के ऊपर हम बेटा डॉट्स डाल देंगे। बोलो बेटा इस कार्बन का अगर आपको पूछा जाएगा, इस कार्बन का स्टीरिक नंबर मुझे बोलेगा, स्टीरिक नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। स्टीरिक नंबर क्या होगा? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। स्टीरिक नंबर 4 होने का मतलब हुआ कि कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है कार्बन के अराउंड, तो आप बोलोगे जब कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो कार्बन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरे इलेक्ट्रॉन पेयर होगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर होगी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर।
यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल अगर हम देख लेंगे, बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। और इसकी जो शेप होगी बेटा, शेप इसकी क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। नंबर 4 बेटा हमारे पास कौन सा है, NH3। नंबर 4 बेटा NH3। अगर मैं इसका लेवी डॉट स्ट्रक्चर पहले बना देता हूं, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बोलो बेटा, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 1 2 3, फिर यहां पर 4 और 5। हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। हाइड्रोजन का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। बोलो बेटा, अगर आपको बेटा पूछा जाएगा जो ये नाइट्रोजन है इसका जरा सिटिंग नंबर चेक कर लो, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3, लोन पेयर्स 1, सिटिंग नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यानी अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लेंगे, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान दे बेटा, अगर ये नाइट्रोजन हमारे पास है, कितने वैलेंस, कितने सिटिंग नंबर कितना है, 4। यानी नाइट्रोजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 1 2, एक होगा बेटा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक होगा बेटा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इस तरीके से कुछ होगा। मगर एक जगह क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, इस तरीके से। तो यहां से बेटा हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन, इस तरीके से यही हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम ये वाली शेप देखेंगे, क्योंकि जब हम शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर इंक्लूड नहीं करेंगे। टेट्राहेड्रल को बेटा जब हम एक बॉन्ड हटा देते हैं, उस शेप को नाम बोलते हैं बेटा पैरामिडल। शेप जो होती है दैट इज पैरामिडल। जब भी आप बेटा टेट्राहेड्रल में बेटा 4 बॉन्ड्स होते हैं, अगर आप टेट्राहेड्रल को एक बॉन्ड हटा दोगे, एक बॉन्ड बेटा कंसिडर नहीं करोगे, बाकी जो शेप बनती है दैट इज कॉल्ड एज पैरामिडल। अगर आप 2 बॉन्ड हटा दोगे, द शेप इज विल बी कॉल्ड एज बेंट। और अगर आप 3 हटा दोगे तो दैट विल बी लीनियर। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है बेटा 107 डिग्री अमोनिया में, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नंबर 5। नंबर 5 बेटा जो हमारे पास है दैट इज PCl5। यानी फास्फोरस के पास कितने क्लोरीन है, 5, 1 2 3 4 5। क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बना देगा, सिंगल बॉन्ड। चलिए बेटा उसके बाद हम क्या कर लेंगे, पुट डॉट्स ऑन द बॉन्ड्स। एक फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 और 5। क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, 1 बचे कितने, 6। क्लोरीन के पास 7, 1 बचे कितने, 6। क्लोरीन के पास 1 बचे कितने, 6। क्लोरीन के पास एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किया, बचे कितने, 6। क्लोरीन के पास एक इन्वॉल्व किया बॉन्डिंग में, बचे कितने, 6। यानी अगर आपको पूछा जाएगा इस फास्फोरस का बोले सिटेरिक नंबर, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 5 प्लस लोन पेयर कोई नहीं, सिटेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। यानी जो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। फास्फोरस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5। जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरीके से होंगे, एक होगा अबव द प्लेन और दूसरा होगा बिलो द प्लेन। यानी यहां पर भी क्लोरीन होगा, यहां पर भी क्लोरीन होगा, यहां पर भी क्लोरीन होगा। एंड वी कॉल्ड दिस शेप एज, इस शेप को हम नाम बोलते बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। एक क्लोरीन होगा अबव द प्लेन और दूसरा क्लोरीन होगा बिलो द प्लेन, वी कॉल्ड इट एज, इसको हम नाम बोलते बेटा, वी कॉल्ड दिस शेप एज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। नंबर 6 बेटा हमारे पास है SF6। सल्फर सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर। सल्फर के अराउंड कितने फ्लोरीन है बेटा, 6। पहले हम बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और याद रखिएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बेटा कभी भी बेटा शेप के बारे में नहीं बोलता,
फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद बेटा सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1। बोलो बेटा सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? सल्फर का सिटिंग नंबर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 6। लोन पेयर कोई है नहीं, सिटिंग नंबर कितना है? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो जब सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जब भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहां पर फ्लोरीन कितने हुए? 4। एक बेटा अबव द प्लेन और दूसरा बेटा बिलो द प्लेन। एंड वी कॉल्ड दिस शेप एज, इस शेप को हम नाम बोलते बेटा क्या? ऑक्टाहेड्रल। वी कॉल्ड दिस शेप एज क्या? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एट शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यानी हमने बेटा यही वाले मॉलिक्यूल डिस्कस किए, यही 6, क्योंकि बेटा इन्हीं के आने के बेटा चांसेस है आपके जेके बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आपके पोस्टुलेट्स बोल रहे हैं। चलिए बेटा, बेटा जैसे बोर्ड पे लिख के है मैं इनको बेटा एक्सप्लेन कर लूंगा आपको। पहला पोस्टुलेट जो है, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉरवर्ड एटम लूजेस देयर आइडेंटिटी, यानी एटम बेटा अपनी प्रॉपर्टी लूज कर लेता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेता है जब वो क्या बना देता है? मॉलिक्यूल। अब एटम के पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल तब बनता है जब एटम्स कंबाइन हो जाएंगे, यानी ए कंबाइन हो जाएगा ए के साथ, या बी कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? बी के साथ। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन। वही बेटा यहां पर लिख के, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी उस मेथड को बोला जाता है बेटा कौन सा मेथड? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या LCAO मेथड। अब जैसे एटम में होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स -2s 2p 3s, इसी तरीके से मॉलिक्यूल में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एनर्जी स्टेटस किनके बेटा? एटम की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं एनर्जी स्टेटस किसके? मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेटस ऑफ ए मॉलिक्यूल। नंबर 4th पॉइंट, अब कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, यानी जितने कंबाइन हो जाएंगे उतने बनेंगे क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। वीबीटी क्या बताता था? ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। लेकिन एमओटी बेटा आपको यह बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको यह बताता है कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? मॉलिक्यूल बनाने में। अब जब बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उसके बाद आप फॉलो करोगे अबव प्रिंसिपल, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंडस रूल। ध्यान देना, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2। एक है बेटा लोअर इन एनर्जी, दूसरा क्या है? हायर इन एनर्जी। जो लोअर इन एनर्जी है उसको हम नाम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हायर इन एनर्जी है उसको हम नाम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो लोअर इन एनर्जी है वी कॉल्ड दैट एज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हायर इन एनर्जी है वी कॉल्ड दैट एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, शाबाश। चलिए, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में बेटा अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 1s2 2s2 2p4। दूसरे ऑक्सीजन का भी बेटा क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4, यही आ जाएगा। ये एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s 2s और 2p, ये दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s 2s 2p। जरा मुझे बोलिएगा बेटा इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? ध्यान देना, 1s2 2s2
2p4, 1 2 3 4। यहां पर बेटा क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p4, 1 2 3 4। 1s कंबाइन हो जाएगा, क्या बना देगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। 2s कंबाइन हो जाएगा, क्या बना देगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। 2p कंबाइन हो जाएंगे, इसमें बेटा 2pz कंबाइन हो जाएगा, वो बना देगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। और 2py जो कंबाइन हो जाए वो बना देंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py या पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार। जो लोअर इन एनर्जी वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग, और जो हायर इन वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। ध्यान देना, 2 और 2 कितने हुए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से जाएंगे 1 2 3 4। जरा मुझे बोलिए, यानी आप बोलोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, फिर यहां पर कितने 4 4 कितने हुए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर आप O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो आप, मैं ऑक्सीजन की नहीं बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं O2 की, तो आप बोलोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका O2 मॉलिक्यूल का, तो आप लिखोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2, फिर उसके बाद पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ये आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में O2 मॉलिक्यूल में, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब वो इसका कौन सा नेचर है पैरामैग्नेटिक नेचर। तो हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में प्रेजेंट है, देयरफॉर O2 molecule is paramagnetic in nature. Therefore, O2 molecule is paramagnetic in nature. O2 molecule is paramagnetic in nature. O2 molecule is paramagnetic in nature. O2 molecule का बेटा कौन सा नेचर होता है पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो ये था बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी थी आपको O2 मॉलिक्यूल की, और आपको बेटा इसका एक्सप्लेन करना था कौन सा नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसके टाइप्स क्या है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होते हैं बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी ये मैंने HX मॉलिक्यूल बना दिया, HX मॉलिक्यूल बना दिया, HX मॉलिक्यूल बना दिया। X क्या है, X या तो फ्लोरीन है या तो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। ध्यान देना, जरा मुझे बोलेगा अगर X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो X पे होगा पार्शियल नेगेटिव, H पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पर होगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर होगा पार्शियल पॉजिटिव, तो यहां पर होगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर हम देख लेंगे यहां पर बेटा होगी ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां पर भी होगी ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी कौन सा बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप्स हमारे पास है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा हमारे पास है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जाएगी वी कॉल दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे H2O में बेटा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर बेटा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर बेटा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर बेटा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर बेटा जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी इसको हम नाम बोलते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसको हम क्या नाम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर मुझे बोलिएगा बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर बेटा अगर हम देख लेंगे यहां पर भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, यहां पर भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में, यहां पर भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, मगर दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज विद इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन ए मॉलिक्यूल, इसको हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था बेटा हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। तो मैं फिर से बेटा आप सबको रिमाइंड कर लेता हूं कि अगर आपको बेटा ये जो लेक्चर हमने दिया यहां पर, अगर आपको बेटा इस लेक्चर का बेटा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बेटा आपको यहां से मिलेगा। ये हमारे पास यहां पर बेटा आप टेलीग्राम चैनल का बेटा क्यूआर कोड देके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहां से बेटा आप वो डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। और जो भी बेटा हमारे पास ये बोर्ड सीरीज है ये आपको बेटा खाली यही वाले टीचर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू।